इंपीरियलिज्म को जिस दिन इसराइल की जरूरत नहीं होगी उस दिन इसराइल खत्म। अमेरिका इसराइलियों को ये समझा रहा है कि दुनियावी सूरत हाल ये है कि हम बहुत देर तक उन पॉलिसीज को तुम्हारी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जिसकी बेसिस पे तुम्हारे रिश्ते पिछले 70 साल से रहे हैं। अब वो बेसिस को बदलना पड़ेगा और उस बेसिस पे तुमको किसी इलाके में, ताकि तुम बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाओ और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए। अमेरिकी पब्लिक को ये बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा भूत है। ईरान जो है ये बहुत बड़ा खतरा है। ईरान जो है ये फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फैलाएगा। उनकी एक डॉक्ट्रिन है, उसको वो कहते हैं मनरो डॉक्ट्रिन। पहले जो राइट विंग था, फार राइट जिसे कहते हैं, वो जिंगोइस्टिक था, वो जंग मांगता था, जंग के हक में था। ये राइट विंग जो आ रहा है ये जंग के खिलाफ है, यानी ये यूक्रेन की जंग जिस तरह से लड़ी जा रही है उसके खिलाफ, यानी पॉपुलर स्वेल, ग्राउंड स्वेल यूरोप में अब इस जंग के खिलाफ है जो इस दुनिया की तारीख को डिफाइन करने वाली है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ हैं। उनसे जब भी हम बात करते हैं बहुत ही गहराई से, और जो कुछ वाकयात आगे होने वाले हैं उसके बारे में वो बहुत कुछ बताते हैं। अब तक हमारे इस प्रोग्राम में कम से कम 7 ऐसे स्कूप दे चुके हैं जो बाद में वाकयात हुए हैं उसको पहले से उन्होंने फोरसी किया और बताया कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो रहा है। यूक्रेन जंग के सिलसिले में जो बात आप शुरू से कह रहे हैं उसी किस्म के वाकयात हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के सिलसिले में भी जो हम उनसे बात करते हैं उसमें बहुत गहराई होती है। बहुत सी वो चीजें जो पहलू मुझे भी बहुत सी चीजें मालूम नहीं होती, जाहिर है वो हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो बहुत सी चीजें जो शख्स 110 मुल्कों से डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुका हो उसकी मालूमात एक समंदर है और उसको आप हर बार महसूस भी करते होंगे। सईद नकवी साहब ने 1964 से जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और अब तकरीबन 60 साल होने वाले हैं। हम 2023 में हैं। शुरुआत आपने स्टेट्समैन से की और दुनिया भर के बहुत से मीडिया हाउसेस के लिए काम किया और दूरदर्शन में एक लंबे अरसे तक एक वीकली प्रोग्राम होता था, उसमें वो हर संडे किसी नए मुल्क में नजर आते थे। आज हम जो उनसे जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो अब तक हम आपको बता चुके हैं कि कोई एक मिनी डील हो रही है या छोटा कोई समझौता हो रहा है या लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, इस किस्म की चीजें आ रही हैं। और उसके साथ साथ इजराइल की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। सरकार कह रही है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते के साथ चल सकते हैं। अपोजिशन कह रहे हैं कि नहीं, ये वही समझौता है जिससे हम अब तक इनकार करते चले आए। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका ईरान से समझौता करने के लिए मजबूर हुआ है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि इजराइल भी वहां की हुकूमत उसे कबूल करने के लिए तैयार है? आखिर क्या कुछ है, उस पर हम बात करेंगे। और इस सारी एग्रीमेंट की बातों के साथ साथ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने लैटिन अमेरिका यानी पड़ोस में, बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में जाकर के 3 मुल्कों में दोस्ती बढ़ाई है। तकरीबन 40 उन्होंने समझौते किए हैं। ये मुल्क हैं वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा। उसके बारे में भी हम बहुत सी रिपोर्ट देते रहे हैं आपको। सईद नकवी साहब से हम समझेंगे कि इस दौरे की क्या अहमियत है। उधर महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं वो बीजिंग में है, और उसके अलावा क्या कुछ हो रहा है वेस्ट में वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं।
बहुत सी चीजें हमारे यहाँ भारत के मीडिया में कोई चीज उस तफसील से कहीं रिपोर्ट नहीं होती जितनी हम कोशिश करते हैं आपको वेल इन्फॉर्म रखने की। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ इजराइल से रिएक्शन आ रहा है, ये आखिर क्या कुछ है? एक तरफ वो उनको जो इब्राहिम रईसी हैं वो साथ साथ कह रहे हैं कि इंपीरियलिज्म का दौर खत्म हो रहा है, उनके पड़ोस में जाकर के एक तरह से लानत मलामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो है वो हाथ बढ़ाए जा रहे हैं एग्रीमेंट के। आखिर क्या कुछ मजबूरी है, क्या कुछ हालात हैं जिसकी वजह से ईरान इनको, अमेरिका को और इजराइल को यहां तक ले आया? ये बहुत ही अहम है। बहुत सी चीजें हैं। पूरी दुनियावी सूरत हाल इतनी बदल चुकी है अब, यानी पिछले एक साल में इतना बदलाव आया है जो कि उससे पहले 10 साल में नहीं आया। यानी आप यही देख लीजिए कि ये चीन के मातहत, चीन के लीडरशिप में आके सऊदी अरेबिया और ईरान में समझौता हो जाए, जो कि बिल्कुल अनहोनी सी बात थी, एक जमाने में हो गया। उसमें इराक ने और ओमान ने रोल अदा किया। ओमान इसमें भी रोल अदा कर रहा है, जो ये समझौता हो रहा है। इसमें बीच में इंटरमीडिएट, एक तो सऊदी अरेबिया ने साफ साफ कह दिया है कि इधर, और देखिए बाकी लोग तो एक तरफ हैं या दूसरी तरफ। इस वक्त सऊदी अरेबिया बीच में, उसके इंटरलॉक्यूटर्स इधर भी हैं और उसके इंटरलॉक्यूटर्स उधर भी हैं। वहां से अल अरबिया की खबर यह आ रही है कि अब ये समझौता होने वाला है और तकरीबन ये समझा जाए कि ये हो गया है। समझौता है क्या, उसको जरा सा मुबहम रखा गया है। वो ये कि न्यूक्लियर डील अगर हम अभी शुरू कर दें ईरान के साथ, तो यूरोप के बहुत से ममालिक, अमेरिका अभी एक जंग में मुब्तला है यूक्रेन में, उस जंग में ईरान, चीन, ये सब बिल्कुल उसके ऑपोजिट कैंप में हैं। इस वक्त अगर हम ये शुरू कर दें कि हमने साहब इनके साथ समझौता शुरू कर दिया है, ऑफिशियल न्यूक्लियर डील शुरू कर दी है, तो ऐसा लगेगा कि आप वहां हार गए। कहां? डोनेस्क में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अभी हाल में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा यानी लिस्ट करके तेवर ही और थे। यानी अब से पहले तो एक कॉशन दिखाई देता था, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि आओ आओ तो जरा तुम हार गए हो, यानी ये कह रहे हैं। और उस हार की अभी हाल में सिरिल रामापोसा, ये प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। जब मैं वहां था तो ये दो लोग थे नेल्सन मंडेला के दाएं और बाएं बाजू। एक थे ताबो एम्बेकी, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे, वो मंडेला के बाद फिर प्रेसिडेंट बने, और सिरिल रामापोसा को जरा सा साइडलाइन कर दिया गया था। ये उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे, अब वो प्रेसिडेंट बने। ये कुछ और अफ्रीकी मुल्कों के साथ कीव गए। कीव में इन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और थीम क्या था? यही कि भाई अब कोई समझौता करके पीस लाई जाए यूक्रेन में, और ताकि दुनिया का जो यातायात है, बिजनेस है, तमाम सब ब्लॉक्ड है, वो एक जो ट्रैफिक जैम में है दुनिया, वो जरा सा खुले। ये बातें तो ये हो रही हैं। रॉयटर्स में एक इतनी बड़ी खबर आ गई कि वहां साहब सायरन्स बजे और बम गिरे, क्योंकि रूस नहीं चाहता पीस। और ये रॉयटर्स में खबर आ गई। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो रूस क्यों ये सब कर रहा? सिरिल रामापोसा के
टीम ने बाकायदा इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि हम लोग वहां मौजूद थे, कोई बम नहीं आया, कोई धमाका नहीं हुआ, ये महज मिस इन्फॉर्मेशन है। अब बताइए कि साफ साफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट को झूठा, गोया वो डेलीगेशन जो मिलने आया था उसने कहा ये आपके लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कहां से आ गई खबर इसमें, हम तो यहाँ हैं, हमने तो कोई नहीं देखा मिसाइल, हमने तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि और जो ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि सच जो है वो कुछ और है, उसकी नवीयत कुछ और है। तो उसका ये है कि जो काउंटर ऑफेंसिव की धूम थी वो काउंटर ऑफेंसिव किसी हद तक फिजल आउट हो गया है। अगर आपके सामीन, आपके व्यूअर्स उसका जो पुतिन का जो स्टेटमेंट है सेंट पीटर्सबर्ग में, उसके टुकड़े 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 करके देखें तो उसके तेवर मुख्तलिफ है। अब वो कह रहा आओ, आ जाओ, तुमको हमने यहां 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 इतनी जगह लपेट दिया है, अब आओ। कहने का मतलब यह है कि ये सिचुएशन है दुनिया की, उसमें ये फ्रंट ईरान वाला ना निगोशिएट किया जाए, ना मिले तो हम हारे हुए दिखाई देते हैं, न मिले तो एक और हाथ और मजबूत होता चला जाएगा जिसमें कि हमारी कोई वो हमारा कोई हाथ नहीं है, एक टीम एक पाला गोया और गेन करेगा। तो एक ना ये ना वो, एक 50-50 डील कर लेते हैं हम। डील अंदर क्या हुई है वो बाद में रिवील करेगी तारीख, क्या डील हुई है वो बाद में पता चलेगा। अभी ये है कि साहब आप हमारे, अरे साहब बहुत बड़ी बात है कि ईरानियन के फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर देने की बात की गई है, बहुत बड़ी बात है ये। और उनसे ये कहा गया है कि भाई देखिए आप ये जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में जो जो ट्रेड होता है उस पर आप हमले नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिए। कुछ लिखा नहीं, ये कह रहे हैं ये लोग, कुछ लिखा नहीं गया, जाहिर है लिखा गया होगा, ये बाद में रिवील होगा। और तो अब ये लग रहा है भाई कि एक तो चीन ने समझौता करवा दिया सऊदी, रियाद और तेहरान का, अब समझौता किया जा करवा रहे हैं अमेरिका किसी हद तक इसराइल और ईरान का, क्योंकि इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, और गैलेंट जो उनके ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं आप उसी गार में कूद रहे हैं जिससे कि हम लोग अभी तक बचे। तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया ही नहीं बल्कि अब इसराइल को भी किसी न किसी तरह से एक समझौते के दायरे में लाया जा रहा है। अच्छा नकवी साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरा थोड़ा सा पूछ लूं आपसे कि देखिए जो अब तक डिटेल आई है इसकी, उसमें ये कहा, उसमें 60% तक एनरिचमेंट किया, इससे आगे ना बढ़ें, और जो एसेट्स फ्रोजन होंगे वो आप ह्यूमैनिटेरियन उस पर इस्तेमाल करें, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन एक और बहुत अहम बात की गई है, वो ये कि आपके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो इराक और सीरिया में अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स को के खिलाफ हमले ना करें, ये भी बात आई है। अब जो मैं इसको बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि इजराइल भी चाहता है कि हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी ये उसके खिलाफ हमले बंद कर दें, इस शर्त पर इजराइल भी उसको एक्सेप्ट कर रहा हो? क्या यह बात यहां तक पहुंचेगी कि ईरान के जो अंडर इन्फ्लुएंस कहिए या प्रॉक्सी ग्रुप्स कहिए जो इराक में, सीरिया में, लेबनान में, गजा में हैं, वो सब शांत बैठ जाएं और इनके खिलाफ हमले ना करें? क्या ये बात इतनी आगे तक बढ़ सकती? बात इसी तरफ जा रही है, बात ये हो रही, मेरा अंदाजा है ये, क्योंकि अभी फैक्ट्स, अब मैं इंशाअल्लाह कभी तेल अवीव जाऊं, जहां जेरूसलम जाऊं,
तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल क्या हो रहा है। हम्म। लेकिन जो हो रहा है, जो मेरा अंदाजा कह रहा है, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ही है, हम्म। लेकिन ये हो सकता है। वो क्या हम्म। कि अमेरिका ये इनसे कह रहा है कि देखो, बल्कि अगर ये बात जो आपने कहा कि 7 पॉइंट्स जो मैंने स्कूप किए हैं, उनमें से ये भी एक है कि हम्म। इंपीरियलिज्म को हम्म। जिस दिन इसराइल की जरूरत नहीं होगी, हम्म। उस दिन इसराइल खत्म। जी जी। अच्छा, तकरीबन इसी किस्म के कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कुछ कमेंट्स लिख रहे हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि देखिए, आपके कुछ कमेंट्स वाकई बहुत ही अहम होते हैं, आप जरूर अपनी राय लिखा कीजिए। उसमें ये लिख रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इजराइल को छोड़ करके भागने वाला है। यानी ये तो इस हाँ ये हाँ, तो लेकिन ये एक ये आप एज अ न्यूज रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल ये हाँ, नहीं कह सकते। नहीं नहीं, हाँ, आप ये कह मैं सकते हैं आम कि लोगों के कमेंट। अमेरिका उनको समझा रहा है, हाँ। अमेरिका इसराइलियों को ये समझा रहा है कि दुनियावी सूरत हाल ये है कि हम बहुत देर तक उन पॉलिसीज को तुम्हारी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जिसकी बेसिस पे हमारे और तुम्हारे रिश्ते पिछले 70 साल से रहे हैं। अब वो बेसिस को बदलना पड़ेगा, और उस बेसिस पे तुमको इसी इलाके में, ताकि तुम बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाओ और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए, तुमको यहीं पे अपनी स्पेस बनानी है। और वो स्पेस जंग करके नहीं, वो स्पेस थ्रेटन करके नहीं, वो शांति, पीस। अब अब देखिए, महमूद अब्बास का बीजिंग में होना, ये मामूली यानी हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हैं ये, जो कि तारीख अब से आप एक 10 साल के बाद बच्चे पढ़ेंगे कि क्या हो गया उस साल में। अच्छा, नकवी बताइए, साहब, आप ये बात कर रहे हैं और अभी महमूद अब्बास वहां हमास के लोग जा चुके हैं। जी जी तो जी। सब गोया एक एक गुट करके कि भाई सबको, पैलेस्टीनियंस को भी कंपोज किया जाए, इजरायली पैलेस्टीनियन झगड़े को दबाया जाए, सब लोग उसके ये इतनी स्पीड से बढ़ जाएगी बात। और ये सब हुआ है क्योंकि गर्दन दब गई यूक्रेन में। जी और जी जी। अभी जो अच्छा, लोग कह मैं रहे हैं, एक चीज और, क्या नतीजे के तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि जो एक गोट चली गई थी अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ, मुसलसल एक कैंपेन के जरिए दुश्मन बना करके पेश किया गया था, और ये बताया गया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ईरान और सऊदी अरब के एक साथ आने से और ईरान की तरफ से बहुत से हथियारों के बनाने और उनकी नुमाइश करने से, क्या उसके बाद ये फैसले वॉशिंगटन और तेल अवीव कर रहे हैं कि अब वो वाला जो वो साजिश थी वो तो नाकाम हो चुकी, अब ये वाला रास्ता, अमन वाला रास्ता शायद बेहतर है? क्या इस तरह से समझा जा सकता है? ये यहाँ पे अकल गुम है। हाँ। बात समझ में नहीं आ रही है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का काम है जंग, जी। उसकी बका है जंग। हम्म। और यहाँ पे अब उसके जो लीडरान हैं वो पीस के चक्कर में यहाँ पे आ जाए तो उनका क्या होगा। हम्म। अब ये लेकिन सर, एक लेकिन सर, ये एक सवाल है मेरे हाँ, दिमाग में, उसका जवाब अभी मेरे पास नहीं। एक चीज और भी तो है, जंग के लिए ग्राउंड की जरूरत होती है, मैदान की जरूरत होती है। अगर मैदान सऊदी अरब और ईरान के बीच में उन्होंने प्लान कर रखा हो, जब वो जमीनी पैर के नीचे से खिसक गई तो जंग कहां करेंगे? ये भी एक वही तो, है ना? तकरीबन। यही है कि नहीं, जंग देखिए ऐसे थोड़ी, हाँ। इनकी जंगें बेसेस खोलना, हम्म। कोई 6 हजारों बेसेस हैं, सैकड़ों जगह इनके सोल्जर्स हैं, तैयारियां, जंग की तैयारी में भी अखराजात बहुत होते हैं।
और वो तैयारियां ऐसी हैं, उनको तमाम वही कंपनी, भाई इसको बदलो, ये असला आ रही, ये दूसरा ला के रखो, तो वो गोया एक बिजनेस, यानी काइनेटिक जंग ना हो, जबकि अभी शूटिंग वॉर नहीं शुरू हुई है, लेकिन तैयारियां जंग की पूरी जो है उससे भी उनको बका मिलती है। वो काम अभी जारी रहेगा। क्या हो रहा है कि साहब, ईरान को एनसर्कल करो, चीन को एनसर्कल करो, तो ये दो, इसे कहते हैं फोक्ड टंग, यानी दो मुंह के दो हिस्सों से दो बातें कही जा रही। एक तरफ है कि पीस, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि अगर हम ना करेंगे तो ये पीस वाला पूरा प्लेटफॉर्म चीन लेके चला गया। अब देखिए, अभी गए हैं ये रईसी साहब लैटिन अमेरिका। मैं उस पर अभी आऊंगा सर, मैं अभी उस पर, बिल्कुल बैकयार्ड है। नकवी साहब मैं उस पर अभी आऊंगा। मैं जो एक चीज और थोड़ा समझना चाहता हूं, ये ईरान और चीन को एनसर्कल करने की बात जो अमेरिका की तरफ से कोशिशें होती रही हैं और हो रही हैं, उसमें मैं एक बार किसी डिफेंस एक्सपर्ट का कुछ पढ़ रहा था, तो उसका कहना यह था, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन यह कहना था कि ये एक तरफ तो एनसर्कल करना शायद वो स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाता है कि हमने घेर लिया है, लेकिन अगर दुश्मन मजबूत हो, मजबूती से लड़ने के लिए आमादा हो जाए, तो यही जो चारों तरफ बेसिस है, यही उनकी कमजोरी हो जाती है। यानी अगर अगर जी ये इसे कहते हैं गीदड़ भक्ति, हम तैयार हैं तुम्हें मारने के लिए। उसने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि हमारे पास डिटेरेंस की कैपेसिटी है, तुमने अगर कुछ किया तो हो जाएगा। तो अगर डिटेरेंस हमारे पास मौजूद है तो हमने तुमको डिसआर्म कर दिया और हम अपने पीसफुल इंटेंशंस पे आगे बढ़ते चले गए। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। हमने तुम्हें इंसर्कल कर लिया, अब तुम जो दब जाओगे। वो कह रहा नहीं, हमारे पास देखो डिटेरेंस के लिए बहुत कुछ है, तुम अन्य अगर कुछ किया तो फिर खतरा तुम्हें भी है। मुझे मुझे अब हाँ, मुझे डिटरेंस पर एक वाकया याद आ रहा है। मैं फिर चलता हूं उसी तरफ, इब्राहिम रईसी की लैटिन अमेरिका के दौरे की तरफ। डिटरेंस पे मुझे याद आ रहा है, सितंबर 2019 में जब ईरान ने अमेरिका का सबसे महंगा, सबसे बड़ा ग्लोबल हॉक ड्रोन गिराया था, तो उसके बाद एक रिपोर्ट लीक हुई थी कि अमेरिका ने ओमान के जरिए, जो आज बिचौलिए का काम कर रहा है, ओमान के जरिए ईरान को पैगाम भेजा कि भाई हम अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके कहीं पहाड़ों पर, कहीं ऐसी जगह, इनहेबिटेंट जगह पर हम कोई एक आध छोटा मोटा बम मारें, आप जवाबी कार्रवाई नहीं करना। तो ईरान ने कहा कि शुरू आप करोगे, आखिर करना हमारे हाथ में होगा, और उसके बाद फिर खामोशी हो गई, अमेरिका ने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो डिटरेंस को वहां भी नापतोल वॉशिंगटन में भी हो रही है, ये इसका अंदाजा है। अच्छा, अब मैं चलता हूं इब्राहिम रईसी वाली विजिट पर, जो लैटिन अमेरिका, आप तो उस नजरिए को भी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जो अभी कम्युनिज्म। तक अमेरिकी पब्लिक को यह बताया गया है कि यह एक बहुत बड़ा भूत है, ईरान जो है ये बहुत बड़ा खतरा है, ईरान जो है ये फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फैलाएगा। उनकी एक डॉक्ट्रिन है, उसको वो कहते हैं मनरो डॉक्ट्रिन, MONROE। ये उनके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये पिछली सदी में उन्होंने ये पॉलिसी इनंसिएट की। मनरो डॉक्ट्रिन क्या कहती है? वो ये कहती है कि इस इलाके में चौधरी हम हैं, यानी यहां पे किसी और की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने वाला कोई मुल्क सर उठा नहीं सकता, हम मौजूद हैं। अब वहीं पे, इसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है कि बियर्डिंग द लायन इन हिज डेन। अब वहां जाके मनरो डॉक्ट्रिन के इलाके में आप उनके 3 लोगों से मिलाए हैं। अब ये जो है ये तो बहुत ही ऑडेशियस बात है। ये खामोश हो जाए वो,
वो अभी तक उसका रिएक्शन मैंने नहीं देखा है। जी जी। उन्होंने जो जो कोशिश है कि आपको याद है कि ये जब ये जो वेनेजुएला का लीडर है उसको मडूरो, उसके होते हुए आपने एक और लीडर खड़ा कर दिया और वो लीडर जो है वो रहने लगा साहब अमेरिका में और वो साहब प्रेसिडेंट कहलाने लगा। उसको आपने रिकग्नाइज कर दिया। आखिर में होते 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 हुए लगा कि साहब ये तमाशा कब तक चलेगा, उसको डी-रिकग्नाइज कर दिया। तो ये जो हल्के खेल खेले हैं अमेरिका ने, उस पे पूरा जिसको सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड को बड़ा नुकसान हुआ। देखिए एक चीज और काजमी साहब, हम अपने सामीन को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि बहुत ही जबरदस्त एक भूचाल, एक अर्थक्वेक, एक आइडियोलॉजिकल अर्थक्वेक यूरोप में आया है, अमेरिका में आने वाला है। वो क्या है? कुछ दिन पहले एक ओपिनियन पोल आई कि जो पार्टी 10% जिसके वोट थे वो अब 20 हो गई है कुछ महीनों के अंदर, वो है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यानी बिल्कुल राइट विंग पार्टी जो कि हिटलर के व्यूज पे है, वो कूद के आगे पहुंच गई। यानी अगर यही ट्रेंड रहा तो वो बरसरे इख्तिदार होगी, वो रूल करेगी जर्मनी को। वो वही पार्टी जिसका कि एक दूसरे नाम से हिटलर लीडर था, अब वो पार्टी आगे बढ़ रही। स्पेन में क्या हो रहा है? स्पेन में एक, अगर आपको याद हो 2015 में जो इलेक्शन हुआ तो वहां एक पार्टी निकली, पोडेमोस। पोडेमोस था वी कैन क्या था? ये अगर आपको बराक ओबामा का इलेक्शन कैंपेन याद हो, यस वी कैन, वो इसने पाब्लो इग्लेसियास जो जो इसका लीडर है, पोनी टेल हिपी टाइप, उसने ये कम्युनिस्ट, उसने ये पार्टी लॉन्च और वो जो जिनके खिलाफ लॉन्च की वो दबे, बिल्कुल हारे नहीं लेकिन कम हुए, और बीच में जो जीत के निकला वो पोडेमोस, 69 सीट और 5 मिलियन वोट्स इन स्पेन। अब यह कि कोई कोalition नहीं बन सकती पोडेमोस के बगैर। अरे साहब ये फ्रैंको का मुल्क है, वहां पे तो सारा खेल कम्युनिज्म के खिलाफ था, ये कैसे? तो क्या किया गया? आखिर में जो वहां का इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो बिग बिजनेस है, उसने क्या किया कि सोशलिस्ट और पीपीआई, रजॉय की पार्टी, राइट विंग पार्टी, इनमें समझौता यह करवा दिया कि जिसके खिलाफ वहां पे एक इतना बड़ा एजिटेशन हुआ था, रजॉय, जो कि करप्शन के खिलाफ, यानी ये कंस्ट्रक्शन, जितना बड़ा करप्शन और कहीं नहीं हुआ, इसको दबाने के लिए कि ये कोalition में ना आए, उन लोगों ने इसको कोalition में नहीं लिया और सरकार नहीं बनी। दूसरा इलेक्शन हुआ, दूसरे इलेक्शन में फिर यही कॉम्बिनेशन आई, फिर आखिर में होते 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 पोडेमोस को बाई एट्रिशन खत्म कर दिया। उसकी जगह एक शिवदीदोस, एक नाम में मेरी लुकनत है जुबान में कि मैं उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, एक और गोया राइट विंग पोडेमोस खड़ा किया गया, बिल्कुल वही एस्थेटिक्स के साथ वो आया। अब इन सब का बाप वॉक्स, VOX, अगले महीने इलेक्शन है काजमी साहब, आपके व्यूअर्स तैयार रहें। वहां बिल्कुल वही फैशिस्ट पार्टी जो कि जर्मनी में है, ऊपर आ रही है, वही वहां जीतेगी, ये ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं। तो एक अजीब और गरीब डार्क का क्लाउड है यूरोप पे फैशिज्म का। ये कोई ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उस इन्हीं को क्यों कहिए साहब, आगे बढ़िए अमेरिका में। अमेरिका में आप लोग भूल गए हैं, आपके व्यूअर्स, हाउडी मोडी,
जी 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 हाउडी मोदी जो था, ये स्लोगन था ह्यूस्टन में, जब मोदी के लिए ट्रंप ने एक स्पेशल मजलिस की थी। याद है आपको? जी जी, हाउडी मोदी। मैं उसी पर आने वाला था। मैं उसी पर आने वाला था कि राइट विंग का जो राइज है वो कई मुल्कों में नजर आ रहा है। देखिए, राइट विंग अलग है, हाँ, फार राइट फार यानी राइट, जो हाँ। बिल्कुल फैशिज्म के। एक पहलू इसका और भी है। हाँ जी, आप बात करें पूरी। हाँ जी जी, मैं इजराइल में ऐसा हुआ, जो अब हुकूमत है, हमारे यहाँ भारत में भी वही है। वही है। और आप जर्मनी में कह रहे हैं कि वो तब्दीली है, यूरोप में उसी तरह का है। और इसके साथ साथ एक और बीच बीच में खबर आई जो जिस पर डिस्कस नहीं होता, बहुत मुख्तसर मैं उस पर आखिरी ये बात मैं कर रहा हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बार एक खबर आई थी कुछ महीने पहले कि इजराइल की कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कुछ कंपनियां हैं जो अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट्स को जिताती हैं और उन मुल्कों के अंदर भी इन्फ्लुएंस करने का उनके पास तरीका मौजूद है, और उनके उनके जरिए जिताए गए लोग ज्यादातर राइट विंगर्स हैं, फार राइट विंगर्स। तो ये इस टेक्नोलॉजी ने नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। जी, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनको हायर किया गया था इनके इलेक्शन के लिए, मोदी साहब के इलेक्शन के लिए 2014 से पहले। नाम मेरे दिमाग में आ जाएगा। वो एक तो पेगासस था, वो तो एक अलग चीज थी जो सॉफ्टवेयर था। वो तो उसके अलावा वो बहरहाल उस नाम पे मैं बहस नहीं करना ना, उस पे नहीं जाना। एक दिलचस्प चीज आपके व्यूअर्स को और बता दूं, उसके बारे में वो सोचे, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं कि ये फैशिस्ट जो है, इसमें एक चीज बिल्कुल नहीं है। पहले जो राइट विंग था, फार राइट जिसे कहते हैं, वो जिंगोइस्टिक था, वो जंग मांगता था, जंग के हक में था। ये राइट विंग जो आ रहा है, ये जंग के खिलाफ है। यानी ये यूक्रेन की जंग जिस तरह से लड़ी जा रही है उसके खिलाफ, यानी पॉपुलर स्वेल, ग्राउंड स्वेल यूरोप में अब इस जंग के खिलाफ है, जो कि दुनिया की तारीख को डिफाइन करने वाली है ये बात। ये बहुत बहुत ही अहम बात है, क्योंकि फार राइट भी होना और जंग के खिलाफ होना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाकई में बिल्कुल नए किस्म का कॉकटेल शायद बनेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। सईद नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। और आज मैंने बीच बीच में आपको हल्का सा रोक करके सवालात किए, इसलिए कि कम वक्त में ज्यादा सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उतना ही आप जानते हैं। अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जरा नवाजी है कि आप हमें इस हद तक कहते हैं और समझते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहरहाल अपने आप को मुसलसल स्टूडेंट समझता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।